राजा, बाला, गुड्डू, नन्नू और पप्पू सभी दम साधे खड़े थे। मैंने इन्हें बता दिया कि मैंने कैडेट कॉलेज जाने का फैसला कर लिया है। हम सब कॉलोनी की दीवार के साथ बाहर की जानिब खड़े आलू छोले के ठेले के साथ लगी लकड़ी की बेंचों पर बैठे थे। इन सब के हाथों की प्लेटें और चम्मच यूं ही साकित रह गए। लेकिन ये शाम मेरे दोस्तों के मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हो रही थी। शाम खूबसूरत थी, लेकिन इनके चेहरे उतरते जा रहे थे। खुद मेरे दिल के अंदर भी उदासी थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से तूफान को अपने चेहरे तक आने से रोका हुआ था। मैं जानता था कि अगर मैंने जरा सी कमजोरी दिखाई तो ये सब मेरी जान को आ जाएंगे। बिलाखिर पप्पू के मुंह से थोड़ी सी खरखराती सी आवाज निकली, लेकिन यहाँ पीछे हमारा क्या होगा? सालाना इम्तिहानात में बाले और राजा को नकल कौन करवाएगा? और अभी जो नई क्रिकेट टीम बनाई है इसको कौन संभालेगा? साइकिल की रेस किससे लगाएंगे? मेरे पास इनके इन सब सवालात के कोई जवाब नहीं थे। बस मैं इन्हें इतना ही बता पाया कि 2 दिन बाद अब्बा मुझे शाम को गाड़ी से लेकर रवाना हो जाएंगे। कल स्कूल में मेरा आखिरी दिन था। मुझे अपने हेडमास्टर से एक सर्टिफिकेट लेना था कि मेरी अपनी छठी जमात में पोजीशन इतनी अच्छी है कि मैं बासानी सालाना इम्तिहानात पास करके 7वीं जमात में जा सकता हूँ। कैडेट कॉलेज में मुझे 7वीं जमात में दाखिला मिला था। मैं सर झुकाए इन सब की झाड़ सुनता रहा। रफ्ता रफ्ता मेरी आंखें भीगती गईं और फिर सबसे पहले राजा ने मेरे आंसू देखे। वो जल्दी से अपनी प्लेट फेंककर उठकर मेरे पास आ गया। ओए आदि गधे, रो क्यों रहे हो? राजा की बात सुनते ही मेरे अंदर के स्लैब का बांध टूट गया और मैं उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। बस फिर क्या था, फिर तो ये बात दीगरे राजा और बाकी साहब भी मेरे साथ ही रोने लगे। कादर मामा ने हम सबको यूं छुपकर रोते देखा और वो घबराकर जल्दी से भागते हुए हमारी जानिब आए। ओए खोतो, रो क्यों रहे हो? पैसे नहीं है तो खैर है, मौजा करो। पैसे तुम खोतों से अच्छे थोड़ी हैं। कादिर की बात सुनकर हम सब टपकते आंसुओं समेत खिलखिलाकर हंस पड़े। दूर पहाड़ों की ओर में डूबता सूरज बादल की ओर से निकलकर हमें देखकर जरा मुस्कुराया और फिर गुरूब हो गया। अगले दिन मैं स्कूल में अपनी तमाम हान जमातों उस्तादा से फर्दन मिलकर इनसे रुखसत लेता रहा। मेरे सारे उस्ताद मेरे दाखिले से बेहद खुश थे। हेड मास्टर साहब ने तो सुबह तराने के बाद असेंबली में मुझे स्टेज पर बुलाकर सबके सामने शाबाश दी कि मैंने इनके स्कूल का नाम रोशन करके इन सब का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। सच है कि हम अपना सर कटाकर ही अपनों का सर ऊंचा कर सकते हैं। स्कूल में ही मैंने आखिरी मरतबा अपने प्यारे डेस्क पर बैठे बैठे वजो आपी के लिए एक कार्ड भी बनाया, जिसमें एक कैडेट झंडे को सलामी दे रहा होता है। इस कार्ड के नीचे मैंने सिर्फ ये लिखा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका आदि। ये मशवरा राजा ही का था कि मुझे कैडेट कॉलेज रवानगी से पहले वजो आपी के सामने अपने ख्यालात का इजहार कर देना चाहिए, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में मैं और मेरे वापस आने तक ताहिर भाई इन्हें बचाने की कोशिश करने भी तो कामयाब ना हो सके। वैसे तो वजो आपी ने आज देर तक अपने घर आने का कहा था, ताकि वो मुझे अपनी सारी चीज़ें और तोहफे दे सकें जो उन्होंने मेरे लिए कैडेट कॉलेज जाने के सिलसिले में जमा कर रखी थी। मसलन अंकल सरगम और हीके वाले कैट आउट की शक्ल वाली ज्योमेट्री रंगों का बड़ा सा डब्बा, चेक च्युइंगम का पूरा पैकेट और पता नहीं ऐसी कितनी और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैंने फैसला किया था कि शाम ढलने से पहले ही वजो आपी से जाकर मिलाऊंगा कि अपने दिल की बात भी सुना दूंगा, क्योंकि राजा कहता था कि ऐसे मामलात में देर अच्छी नहीं होती। लेकिन मुझे देर हो गई थी, तो तमाम मोहल्ले की औरतें मेरी बुलाई लेने के लिए हमारे सहन में जमा थी। सभी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आई थी। इन सब से निपटते निपटते और अपनी बुलाएं देते देते मगरिब हो गई। घर में एक हंगामा सा मचा हुआ था। मेरे कल के जाने के सिलसिले में सफ़र की तैयारियां शुरू थी। अम्मी ने शुरू में तो काफ़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन जब मेरे जाने के वक्त करीब आ रहा था तो उनकी आंखें बाद में बाद भीगने लगी। सुबह से जाने कितनी मरतबार हो चुकी थी। उन्होंने आज तक कभी मुझे अपने आप से एक रात के लिए भी जुदा नहीं किया था, और कहाँ आज इन्हें पूरे 6 साल के लिए मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ रहा था। अब्बा आते जाते अम्मी को हिम्मत बनी रखने की ताकीद कर रहे थे, लेकिन इनकी आंखें किसी न किसी बहाने छलक ही पड़ती थी। मैं इनका सबसे नाजुक मिजाज बचा था, और वो जानती थी कि जिस जगह मुझे भेजा जा रहा है वो इस कदर सख्ती और खुडरी है कि मुझ जैसा नाजो न में पला इनका शहजादा वहाँ जाकर बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। इनका बस चलता तो शायद आखिरी वक्त में मुझे रोक ही लेती, लेकिन अब्बा के गुस्से और खौफ की वजह से दिल पर पत्थर रखकर चुप थी। खुदा खुदा करके मुबारकबाद देने वाले मुझे अलविदा कहने वालों का हजूम छटा, तो मैं जल्दी से बस्ते से वजह आपी के लिए बनाया हुआ कार्ड निकाला और सबसे नजरें बचाकर घर से निकल आया। शाम का अंधेरा छा चुका था और मोहल्ले के मैदान का इकलौता लैंप पोस्ट भी चल चुका था। बड़ा मैदान सुनसान पड़ा था और मैं दौड़ता हुआ वजह आपी के घर तक जा पहुंचा। 2-3 मरतबा दरवाज़ा धीरे से खटखटाया, क्योंकि मामूल के मुताबिक दरवाज़ा बंद था। शायद सकीना खाला लोग घर में नहीं थे। मेरा दिल डूब सा गया। मैं उदासी के आलम में पलटा ही था कि अचानक छत के ऊपर से किसी के हल्के से हंसने की आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। ओ मतलब घर वाले छत पर थे, इसलिए दरवाजे की दस्तक घर के अंदर तक नहीं गई। मैंने मजीद दस्तक देने का इरादा तुर्क कर दिया और चंद ही लम्हों में दीवार फांद कर अंदर कूद गया। वजह भी अगर सहन में होती तो मुझे मेरे इस करतब पर बहुत डांटती, क्योंकि इन्हें मुझे तोड़ लेने का खौफ लगा रहता था। कभी कभी मैं इन्हें डराने के लिए इनकी दीवार पर चढ़ बैठता और जंप लगाने की धमकियां दिया करता था। लेकिन इस वक्त सहन बिल्कुल सुनसान था। मुझे हैरत हुई, आज ये सारे के सारे छत पर क्या कर रहे थे? बाहर बरामदे की रोशनी भी नहीं जली हुई थी। ऊपर से अभी भी किसी के आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे सहन की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की जानिब बढ़ा। मेरा इरादा था कि अगर वजह आपी भी ऊपर हुई तो इन्हें पीछे से जाकर अचानक डराऊंगा। इस तरह पहले तो बहुत डर जाती थी, लेकिन बाद में हम दोनों ऐसी बातें याद कर खूब हंसते थे। मेरे होठों पर आने वाले लम्हात को सोचकर खुद ही हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। मैं अब छत की मंडेर के बिल्कुल करीब आ चुका था। सबसे पहले मेरी नजर वजह आपी पर पड़ी, जो किसी से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। वजह आपी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैंने इनके लबों से निकलते जुमले के आखिरी चंद अल्फाज सुने। मैं क्या कह सकती हूँ, ये सारे फासले तो वालिदैन के हाथ में होते हैं। फिलहाल तो मुझे अपने पास होने की खुशी मनाने दे। ऐसे पैगामात बड़ों के हाथ भेजे जाते हैं, ना कि कोई खुद लेकर आता है। वजह आपी के चेहरे और आंखों में शरारत थी, लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल कौन था?
इसकी वाज़ेह झलक मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। वजह आपी को जैसे ही अचानक कुछ याद आ गया और वो उठकर वहीं से जाने लगी। आप बैठे, अम्मी जाते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद करने का कह गई थी। वापस आकर सबसे पहले पूछेंगी आपको चाय का भी पूछा या नहीं। मैं दरवाज़ा भी देखा हूँ और आपके लिए चाय भी लेती आऊँगी। वजह आपी ने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि किसी के हाथ ने इनके गुलाबी हाथ जकड़ लिए और आवाज़ उभरी, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे आपको, पहले मेरे सवाल का जवाब देती जाए। अगर मेरे घर वाले आपका रिश्ता मांगने आए तो आपका क्या जवाब होगा? और मुझे सिर्फ वजीहा का जवाब सुनना है। इसके माँ बाप का जवाब तो मेरे वालिदैन ही सुन लेंगे। वजह आपी लहराकर शर्म से बल खाकर रह गई। मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगी कि हाथ पकड़ने वाला शख्स भी खड़ा हो चुका था। अभी इसका रुख भी मेरी तरफ ही था और वो कोई दूसरा नहीं था बल्कि ताहिर भाई खुद थे। मेरे अंदर अचानक ही बहुत कुछ छना की आवाज़ से टूट गया। वो जो आप ही हाथ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। ताहिर खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दे। मैंने कहा ना अम्मी अब्बा जो फैसला करेंगे कबूल होगा, और मैंने भी कहा ना मुझे सिर्फ वजीहा का फैसला सुनना है। वहाँ इन दोनों में हाथ पकड़े रखने और छुड़ाने की कश्मकश जारी थी और यहाँ मेरे जहन और दिल में तूफान के चक्कर चल रहे थे। आखिर ताहिर भाई ने मेरी पसंद पर डाका मार ही लिया। मुझे वजह आप से हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। वो भी इनसे मिल चुकी थी। भी कुछ दिन पहले ही वो मुझे कह चुकी थी कि मेरे कैडेट बनने के बाद इनकी हिफाजत का जिम्मा सिर्फ मेरा होगा। मेरी आखिरी उम्मीद अब भी वजह आपी के जवाब से बंधी थी। मुझे यकीन था कि वो ताहिर भाई से कह देंगी कि वो आदि से हमेशा की दोस्ती का वादा कर चुकी हैं, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा ये आखिरी भरम भी टूट गया और इसके साथ ही मेरा दिल भी हमेशा के लिए रेजा रेजा हो चुका था। वजीहा का गुलाबी चेहरा ताहिर भाई के हाथ छुड़ाने की कोशिश करते करते शर्म से सुर्ख अंगारा बन चुका था। उसने अपना झुका हुआ चेहरा और धीरे से पलकें उठाई और आहिस्ता से लब खोले। वजीहा की तरफ से हाँ है। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने ज़मीन मुझ पर पलट दी हो या फिर आसमान खुद मेरे सर पर आ गिरा हो। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतनी ज़ोर से चीखूं कि ज़मीन और आसमान सब फट जाए। मेरे हाथ से मेरा काट जाने कब का गिर चुका था। मैं जल्दी से पलटा और एक ही जस में 3-4 सीढ़ियाँ उतरता हुआ तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ से बाहर की जानिब भागा। मेरी आंखें मेरे बहते हुए आंसुओं से धुंधलाई जा रही थी और मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कैसे मैंने सहन का दरवाज़ा खोला और किस तरह मैं बाहर निकला। मैं दौड़ता जा रहा था। मेरी आंखों से बह बहकर आंसू मेरा दामन भिगोते जा रहे थे। पता नहीं रास्ते में किस किस ने मुझे यूँ रोते हुए दीवानावार भागते हुए देखा, लेकिन इस वक्त मुझे किसी की फिक्र नहीं थी। मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। सीधा जाकर अपने बिस्तर में मुंह छुपाकर लेट गया। मेरे आंसू मेरे तकियों को भिगोते रहे। जिस लड़की की खातिर मैंने अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने सारे दोस्त छोड़कर यहाँ से जाने का फैसला किया था, आज इसी ने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए हैं। सारी रात मैं बिस्तर में मुंह छुपाए हड़कता रहा और जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन वक्त यूं पड़ लगाकर उड़ा के पता ही नहीं चला और दोपहर के 3 बज गए। अब्बा ने मेरा सूटकेस और बैग संभाला। अम्मी सहन में बरामदे के करीब खड़ी अपने आंसू हम सब से छुपाने की कोशिश कर रही थी। दादी अम्मा, नानी अम्मा सब कज़न सहन में जमा थे। गली में मेरे दोस्त अफसुर्दा सी शक्ल बनाए खड़े थे, जैसे कोतवाली से कोई हवालदार मेरी गिरफ्तारी के लिए आया खड़ा है। अम्मी ने मुझे गले लगाकर आखिरी बार प्यार किया और 1000 दफ़ा की हुई नसीहतें फिर से दोबारा दोहराई। वहाँ तमीज़ से रहना, किसी से झगड़ा ना करना, खाना वक्त पर खाना, उदास ना होना वगैरह वगैरह। जबकि इस वक्त वो खुद सबसे ज़्यादा उदास थी। आखिर मैं ज़ब्त नहीं कर सका और जब उन्होंने मुझको खुद से जुदा करना चाहा तो मैं बिलक कर रो पड़ा। अम्मी अरे अरे करती और मेरे आंसू साफ करते करते खुद भी रो पड़ी। साथ खड़ी हमारा भी जो जाने कब से मेरा हाथ थामे खड़ी थी वो भी रो पड़ी। बड़े भैया भी खुद पर काबू नहीं रख सके, वो भी सिसकने लगे। अब मंजर ये था कि अम्मी मुझे लिपटाए रो रही थी, हमारा और फारी भैया मुझसे लिपट कर रो रहे थे। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे हमारा और फारी भैया से, उन्हें मुझसे किस कदर प्यार है। हम तीनों तो एक ही जिस्म की तरह थे और कुदरत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही थी और वो इस जिस्म का एक हिस्सा इनसे दूर क्यों ले जाना चाहती थी। मेरा बस चलता तो मैं क़यामत तक किसी भी बच्चे को इसके बहन भाइयों से जुदा ना करने देता। लेकिन अफसोस किस्मत की डोरियां हमारे हाथों में कब होती हैं, इन्हें हिलाने वाला तो कहीं और बैठा होता है। बड़ी मुश्किल से अब्बा ने मुझे अम्मी से अलहदा किया। हमारा और भैया ने जिद पकड़ ली कि वो दोनों मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। गली में तांगा आ चुका था, लिहाजा अब्बा ने सारा सामान तांगे पर रखवा दिया। मोहल्ले के चंद बड़े रेलवे पर बोगी में मेरी और अब्बा की नशिस्त पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे। राजा बाले, गुड्डू, पप्पू और नन्नू वगैरह अपनी अपनी साइकिलें संभाले गली में हमारा इंतजार कर रहे थे। अम्मी ने दरवाजे में खड़े खड़े मेरी जानब अलविदा का हाथ हिलाया। इनकी आंखों से अभी आंसुओं की पुजार झाड़ी थी, जिसे अपने दुपट्टे के पल्लू से पूछने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तांगा मुड़ने से पहले मैंने गली की नुक्कड़ से आखिरी मरतबा अम्मी की जानब देखकर हाथ हिलाया और फिर अम्मी मेरी नजरों से ओझल हो गई। स्टेशन पर हमारे पहुंचने से पहले ही मेरे दोस्तों का हजूम था। ट्रेन जाने को तैयार थी और स्टेशन पर एक भगदड़ सी मची हुई थी। राजा और बाकी सभी अपने ऊपर बहुत जबर करके खड़े थे। जब मैं इनसे गले मिलकर ट्रेन पर चलने लगा तो इनमें से कोई भी अपनी आंखें खुश्क ना रख पाया और आखिरी दफा मेरे कान में कहा, मत जाओ यार आदि, चल हम सब यहाँ से भाग चलते हैं। मैंने धीरे से इसके सर पर एक हल्की सी चित लगाई और भाले को मैंने धीरे से कहा, जब कोई नया ब्रांड पीकर कश लगाएगा तो मुझे जरूर याद करना। पप्पू और गुड्डी को तसल्ली दी कि मैं इनके लिए नकल के फट से बनाकर बेचता रहूंगा। नन्नू इन सब में से ज्यादा कमजोर और बाकायदा सूं सूं करके रो रहा था। मैंने इसे कहा कि वो मुझसे वादा करे कि आइंदा मोहल्ले के चचा की मुर्गियां नहीं उड़ाएगा और ना ही कभी चूजों को हाथ लगाएगा। नन्नू ने रोते हुए वादा किया। हमारा ने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी खोली और अपना सुपरमैन की शक्ल वाला सबसे प्यारा शार्पनर मेरे हाथ में डाल दिया। ये वो पेंसिल तराश था जिसे हमारा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। मैंने इसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नसीब नहीं हो सकी और आज हमारा खुद अपने हाथों से वो शार्पनर मेरी जेब में डाल दिया। मैंने अपने हाथों से इसकी पलकें साफ की और फारी भैया भी मेरे लिए अपना पसंदीदा मफलर लेकर आए थे। सुर्ख और नीले रंग की धारियों वाला मफलर मुझे बेहद पसंद था, क्योंकि एक मरतबा जब फारी भैया से झुककर ये मफलर पहनकर मैं वजह आपी के घर गया था तो
उन्हें मेरे गले में ये पड़ा मफलर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खास तौर पर कहा था, आदि तुम इस मफलर में बहुत प्यारे लग रहे हो। लेकिन फारिक भैया ने दोबारा मुझे इस मफलर को छूने तक नहीं दिया और आज उन्होंने खुद आगे बढ़कर ये मफलर मेरे गले में डाल दिया था। मेरे सारे दोस्त भी मेरे लिए चीज़ें लाए थे जिसे राजा ने कागज़ के एक बड़े थैले में डालकर मेरे हवाले कर दिया था। ट्रेन पर चढ़ने से पहले मैं फारिक भैया का दिया हुआ मफलर गले में डालने लगा तो मुझे वजह आपी की याद इस बुरी तरह से आई कि मेरे कदम डगमगा से गए। मैं कल रात इनके घर से आने के बाद दोबारा इनकी तरफ नहीं गया था। राजा के लाख कहने पर भी मैंने आज इनके घर का रुख नहीं किया। लेकिन अब जाते जाते जाने क्यों दिल कट रहा था। ट्रेन को हल्का सा धक्का लगा और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मेरी नज़रों से ओझल होता गया। अब अभी चढ़ाए सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हमारी तरफ देखते रहे। मैं अपनी डबडुआई आंखों से अपने प्यारों को खुद से दूर होते देख रहा था। अचानक ही मुझे यूँ लगा जैसे मेरी आंखों को धोखा हुआ। मुझे यकीन हो गया कि मुझे दिन में भी ख्वाब देखने की आदत होती जा रही है, लेकिन नहीं, वो ख्वाब नहीं था। स्टेशन के दाखिली रास्ते पर वजह आपी अपनी काली शाल लपेटे तेजी से प्लेटफॉर्म में दाखिल होती हुई दिखाई दी। हाँ, वही तो थी। मैंने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। हाँ, वो वजह आपी ही थी। इनके पीछे पीछे गयास चचा थे, हड़बड़ाए और सटपटाए हुए तेजी से आगे आते हुए दिखाई दिए। इनके हाथ में शायद सामान का थैला था जो वजह आपी ने मेरे लिए खरीद कर जमा किया था। वजह आपी की अब तक मुझ पर नजर नहीं पड़ी। वो भागती हुई सामने खड़े राजा के पास पहुंची जो अब बाकायदा रो रहा था। उन्होंने राजा से गालबन मेरे बारे में पूछा। राजा ने जवाब में सिर्फ अपनी एक उंगली इस डब्बे की जानिब उठा दी जिसमें मैं खिड़की से सर बाहर निकाले इन सबको देख रहा था। वजह आपी से पहले गयास चचा सारी सूरत हाल को समझ चुके थे। उन्होंने भागकर बोगी के दरवाजे में खड़े अब्बा को अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला थमा दिया और तेजी से चलते चलते अब्बा को चंद रुखती कलमात कह दिए। वजह आपी को मुझ पर नजर पड़ी तो वो बेचैनी से मेरी जानिब लपकी, लेकिन तब तक ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। इनके नाजुक कदम इस बढ़ती रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने जल्दी से मेरी जानिब देखा, अपना हाथ हिलाया और दूर ही से ख्याली तौर पर मेरे बाल बिखेर कर अपनी नाक इस तरह दबाई जैसे वो मेरी दबाती थी। मेरे लिए आज वो खुद बिली बन गई थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, लेकिन मैं वजह आपी की जानिब देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने भी अपना हाथ इनकी जानिब हिला दिया। ट्रेन तेजी से प्लेटफॉर्म छोड़ते जा रही थी। वजह आपी दूर खड़ी हाथ हिलाती मेरी नज़रों से ओझल होती जा रही थी। मेरे दोस्तों का ग्रुप अमारा और भैया मजीद पीछे रहते गए। वो सब दीवानों की तरह मेरी जानिब देखकर हाथ हिला रहे थे, मुझे अलविदा कह रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी का पहला अलविदा था जिसने पहली दफ़ा ही मेरी रूह को काट कर जाने कितने टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। इसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में बहुत से अलविदा आए और हर अलविदा ने मेरी पहले से तकसीम रूह के मज़ीद पुर्जे काट दिए। लेकिन इस पहले अलविदा की काट सारी ज़िंदगी मेरा पीछा करती रही, जैसे किसी बेरहम शिकारी का अंधा तीर किसी गजाल का पीछा करता। वजह आपी की आंखों में चमकते आंसुओं में शाम के डूबते सूरज की आखिरी किरण लम्हा बार को चमकी। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। वजह आपी का हाथ हिलाता सरापा धीरे धीरे एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। तेज हवा मेरे चेहरे को छूकर मेरे बहते आंसुओं को भी उड़ाए ले जा रही थी और इसके थप्पड़ शायद मेरे आंसुओं को वापस उसी सिमत लेकर उड़ाए जा रहे थे जहां मैं अब भी अटका हुआ था। वजह आपी का सरापा मुकम्मल गायब हो चुका था, लेकिन जाने क्यों मुझे आसपास में इन्हीं का चेहरा दिखाई दे रहा था। हर आंख इनकी भीगी आंख की तरह लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। जितनी आंखें अच्छी होंगी मेरी आंखें होंगी, जितने चेहरे अच्छे होंगे मेरे चेहरे होंगे। इतनी आंखें इतने चेहरे कैसे याद रखूँगा। ट्रेन तेज़ी से दौड़ती हुई मेरे छोटे से शहर को पीछे छोड़ती जा रही थी।